वेलकम बैक एटीवी मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। चांदनी चौक की टीम मेरे साथ है, हाजरा, साद, शामिर, यहाँ पे जैन और जैन के साथ हैं मोइज़। सो ये सब लोग जिन्होंने कि ये एक कमर्शियल थिएटर इस्लामाबाद में और हाउसफुल गया। सो ये कैसा एक्सपीरियंस था कि आप काम कर रहे हैं, पहली दफ़ा आप स्टेज पर आए हैं और इतने सारे लोग हैं। फर्स्ट टाइम तो एक चीज़ का आइडिया था कि कभी इतनी ऑडियंस को फेस नहीं किया, तो वो नर्वसनेस एक थी कि ऑडियंस को कैसे फेस करेंगे। बट जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं वो स्टेज की सीढ़ियों पे लेटा और वो देखा और उसके बाद बोला कि अपना खैर है। तो जैसे ही फर्स्ट सीन एक्ट किया तो ऑडियंस की तरफ तो एक चीज़ की कट मेरी के कटने से मुराद कि मैं भूल गया कि कोई बैठा है। बस मैं अपनी दुनिया में चला गया कि मैं परफॉर्म करना है, मुझे परफॉर्म करना है उस चीज़ वैसे को। वे बड़े अनलाइक चौधरी हैं आप। एक ऐसा चौधरी है जो कहीं से चौधरी नहीं लगता है ना। तो आपने अभी तक कैरेक्टर में देखा नहीं है इनको, आप इनको कैरेक्टर में देखिएगा। अच्छा, द वे ही धोती के साथ जॉगर्स पहनते हैं तो अंदाजा लगा लें। अच्छा, वाह। प्रॉपर उसमें ड्रेसिंग है, धोती है पुरानी और फिर पुरानी वेस्ट होती है 4 पॉकेट्स जो पुराने बुजुर्ग पहनते होते थे। ठीक है, तो वो गेटअप है, दाढ़ी मेरी बिल्कुल वाइट है, मूछें वाइट हैं, बाल टोटल वाइट हैं। अच्छा, तो वो प्रॉपर एक गेटअप है। सही। इसका ऑडिशन भी बड़ा मजे का। इसका ऑडिशन में ये था कि मैंने उसको बोला कि शर्ट उतारो, सिर्फ बनियान पहनी हुई है तुमने और बस तुम ऐसे ही रहो। ये हिम्मत अगर तुम्हें आ गई ना कि 15-20 लोग बैठे हुए हैं तो बस तुम इन हो। इसने वो किया और इन हो गया। कोई डायलॉग कुछ नहीं बुलवाया इससे, अच्छा, ये एक्ट करवाया। मैं कहा चलो यार कॉन्फिडेंस है, बाकी हो जाएगा। अच्छा। हाँ। सो यू थिंक कि कॉन्फिडेंस थिएटर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है? वो सबसे पहले तो वही ना कि टांगे नहीं कांपनी चाहिए स्टेज पे आके, उसके बाद तो संभाल ही लेते हैं, हो जाता है। ठीक है, मुश्किल नहीं है। और ये जो आपने एक डिसीजन लिया कि द ओनली फीमेल इन योर नहीं, इसके अलावा 2 और हैं। ठीक है, ये मेरे पास आई थी सेल्स के लिए। लेकिन मुझे लगा, स्पार्क लगा कि यार ये शी शुड कम इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। तो उसको मैंने पूछा, मुझे कहती आई डोंट नो। मैं कहा नो यू डू इट। आ गई। ठीक है, वाइब आ जाती है एक। इतना अर्सा हो गया, अब तो ही बात है ना, ऑडिशंस भी होते हैं ना तो 250-300 लोग आते हैं ऑडिशंस पे। तो बंदा कमरे में एंटर होता है और होता है कि यार आउट। अभी वो बेचारा कुछ बोला भी नहीं होता, ये क्या बात आउट। हुई? उसी टाइम पता चल जाता है कि कैसे? इसके अंदर वो है या नहीं है। कैसे? एनर्जीज कैच होती हैं, आंखें बताती हैं। आंखों में, जिस बंदे की आंखें खाली हो ना वो परफॉर्मर नहीं बन सकता। और आंखों की डेप्थ बहुत कुछ बताती है। वो आंखों को देखती है, शेड उतारते, अस्सलाम वालेकुम, आउट। हाँ अच्छा। बाहर निकल के ये कहता है नहीं ये सिफारशी हैं, ये अपनों को रखते हैं। और जिनको मैं कास्ट करता हूँ वो फिर ऑडियंस जब उनको उनके लिए खड़े होकर तालियां बजाती है तो पता चलता है कि इनमें और उनमें क्या फ़र्क था। सही। तो एक पहचान करना जो है ना बड़ा आसान हो गया। अच्छा, ये कितनी फिर आज मुश्किल। आप बता ही दें कि हमारी आँख में आपको हाँ, सही सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है, बताएं जी। ये हम अपना मॉर्निंग शो करेंगे ना उसमें बताएंगे, प्राइवेटली बैठेंगे। नहीं, बताना पड़ेगा कि आँख को कैसे पढ़ना है, क्योंकि अगर इतना बंदे को रीडिंग आ जाए और क्या चाहिए उसे। वो तो वहीं पे देख के बता दे नहीं आउट यार। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। एक होती है आंखों की एक प्यास होती है, इंसान कुछ करना चाहता है, वो स्पार्क कहीं ना कहीं जिंदा होती है, वो आंखें भी पहचानी जाती हैं। और एक वो होता है कि वो ख्वाब मर चुका होता है, अच्छा, वो आंखें डेड होती हैं, वो आंखें भी पहचानी जाती हैं। दोनों किस्म की आंखों के पीछे एक किस्म का पागलपन या जुनून का होना ज़रूरी है। अच्छा, जो तीसरी किस्म की आंख है वो स्पार्क तो आएगी उसमें, लेकिन पीछे कुछ होगा नहीं जो उसको बैक कर रहा हो। अच्छा, वो बंदा थिएटर के लिए तो नहीं है, अच्छा, और फॉर दैट मैटर वो किसी उस मीडियम के लिए नहीं है। वो फिर खाली शैलो एक्टर है, जिसको मैं शैलो एक्टर कहता हूँ। वो जो डेप्थ होती है ना, या तो नॉलेज से आएगी या इन्फॉर्मेशन से आएगी या ज़िंदगी में पेन से आएगी, कर्बनाक एक्सपीरियंस से आएगी। ये चीज़ें बैक पे हों तो वो अगले को देखते ही अंदाज़ा हो जाता है कि ये कौन है। ठीक है। मगर ये इतने यंग बच्चों में आप ये क्या ढूंढ रहे होते हैं बेचारों में, ये कहाँ से लेकर मेरे आएंगे अंदर इतना तो सारा जब कुछ? मैंने इसको बताया कि यार बालू देखे तुम्हें आपने? जो है, नहीं, जब इसको मैंने कास्ट किया और हम लोग बैठे हुए थे, हम लोग फिर सुबह तक बैठे रहते हैं कास्ट के साथ, कभी इसके साथ कभी इसके साथ सेशंस लग रहे होते हैं। तो फिर इसने मुझे डिस्क्लोज की बात, इसने मुझे कहा साथ भी मैं एक्टर बनने ही आया था फील्ड में। मैं कहा देयर यू गो। एक्टर बनने ही आया था और करना प्रोडक्शन शुरू हो गया था। बिल्कुल ऐसे ही है कि स्टार्टिंग पे मैं एज एन एक्टर ही आना चाह रहा था, बहुत जगह पे ऑडिशंस वगैरह भी दिए। लेकिन फिर कुछ चीज़ें ऐसी थी, लोगों को देखा कि चांस वगैरह नहीं मिल रहे हैं, कुछ चीज़ें सिफारिशी हैं चल रही हैं, मामलात वगैरह। तो मैंने अपने उस पैशन को 10 साल तक बिल्कुल बंद कर दिया, किसी के आगे मैंने ओपन ही नहीं किया कि मुझे एक्टिंग का शौक़ है। सही। तो
वो इनके साथ डिस्कस हुआ और एक सेट हम ग्रीन के लिए वर्किंग कर रहे थे, हम अखाड़ा शूट कर रहे थे। तो उस टाइम पे एक चीज़ हुई थी, डायरेक्टर अंजुम शहजाद साहब जो हैं उन्होंने मुझे कहा कि तुम करोगे वर्क इस पे। तो उन्होंने मुझे कहा दाढ़ी रिमूव करोगे, मुझे रिमूव करोगे, तो तुम्हारे लिए कैरेक्टर है इस ड्रामे के अंदर, वो तुम करो। मैं अंदर गया, गेटअप वाले थे बैठे हुए थे, उन्होंने चेंज किया, रिमूव की दाढ़ी, मूछें, ग्लासेस लगाई। वहाँ से मुझे जब इनसे बात बाद में हुई तो उन्होंने कहा मुझे उस टाइम हिट किए थे कि तुम्हारे अंदर पैशन था, तो मैंने वो पैशन तुम्हारा देखा था कि तुम्हारा शौक है तुम्हारा करने का। उसके बाद फिर इन्होंने उस रात जब हम बैठे, सुबह 5 बजे का टाइम था, और उसी शाम को ऑडिशन हुआ मेरा फिर, और फिर मैं बल्कि तो वो शुक्रिया भी स्क्रीन अदा वाला करता रोल हूँ इस नहीं चीज़ किया का। था फिर जिसके लिए दाढ़ी मूछें साफ की थी? वो किया था। उसमें आप कह सकते हैं कि मैं स्टूडेंट था, मतलब जो जूनियर कास्ट वगैरह होती हैं, ठीक है। बट उसमें मेरा 14 डेज का शूट। कितने लोगों का एक्सपीरियंस है जूनियर कास्ट का? आपका तो है, बिल्कुल मेरा तो है। आपका है, और किसका? शामिर का है, जैन का है? नहीं नहीं, क्या एक्सपीरियंस है जूनियर कास्ट का? मेरा ख्याल है कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जूनियर कास्ट को उस तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता है जिस तरह करना चाहिए उनको। यस, वो ये चीज़ देखते हैं कि बस ये आए हैं तो इनको साइड पे सुबह रखें। बुला लेंगे, रात को सीन होगा। तो बिल्कुल नाम ऐसे इतना ही है। चीप दे दिया है, एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा नहीं बिल्कुल। कहते, जूनियर कास्ट कहते हैं। नहीं नहीं Extras कहते एक्स्ट्रास हैं। कहते हैं। एक्स्ट्रा हाँ, आज 15 एक्स्ट्रा चाहिए, अच्छा। आज 20 एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रास को एक्स्ट्रा तो एक्स्ट्रा है फिर, तो उसको ट्रीट भी वैसे ही करते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर आपने रात को शूट करना है तो आपको सुबह से बुला के उनको अजियत देने की क्या वो जरूरत असल है? में या यहाँ पे 6 गलती घंटे होती है पहले? एसोसिएट डायरेक्टर की, उसकी प्लानिंग इतनी बुरी होती है, उसको नहीं पता होता कि ये सीन मुझसे कब शूट करवाएंगे डायरेक्टर। उनकी बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होती है, हाँ, तो वो डर के पहले ही बुला तो वो लेते हैं। 8 घंटे पहले बुला के बिठा देते हैं। और ये सीनियर कास्ट के साथ ऐसे क्यों करते हैं? सीनियर कास्ट के एक तो जूनियर एक्टर, एक सीनियर एक्टर, वो- ये दोनों बेचारे जो है ना, ये जलील हो रहे होते हैं। नहीं, सीनियर कास्ट अगर एक्टर अच्छा है ना तो उसके साथ ऐसा करते हैं। सीनियर कास्ट अगर नाम बड़ा है ना तो उसको फुल प्रोटोकॉल मिलता हाँ, इसमें तो शक नहीं। है। नाम बड़ा होने में ये तो बदकिस्मती हमारे यहाँ, नाम बड़ा हो जाए, काम जितना मर्जी छोटा हो, प्रोटोकॉल आपको मिलेगा। छोटे आपके काम लिए के साथ नाम बड़ा हो सकता है, छोटे काम के साथ छोटे काम के साथ नाम प्योर बड़ा हो किस्मत सकता है, है। प्योर किस्मत, वो तो किस्मत है। आपको लगता है हो सकता है? हो सकता है, अच्छा, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो बात वही है कि क्या वो पाकिस्तानी लेवल पे नाम बड़ा कह सकते हैं आप उसको? तो कोई कोरियन या कोई इंडियन आपका काम यार आपको search नहीं पाकिस्तान के करे। लेवल पर ही हो जाए, आप कोरियन और उस पे हम कैसे जाएंगे? तो नेटफ्लिक्स पे हम कहीं दिखाई नहीं देते, कौन देखेगा हमारा काम? हमारी लैंग्वेज समझने की किसी को क्या ज़रूरत है? उसकी वजह ये है कि हमारे पास एक्टर्स ही नहीं है। अच्छा, हमारे पास वो एक्टर ही नहीं है कि जिनको, उनको भी हम नहीं जानते, लेकिन जब उनका काम आते हैं हमें समझ भी नहीं आ रहा होता क्या बोल रहे हैं, लेकिन वो हमें हुक कर लेते हैं। हम देख रहे होते हैं, फिर हम सबटाइटल निकालते हैं, कोई ढूंढते हैं यार इसका कोई वो मिल जाए हमें, जैसे टर्किश हो गया, बहुत सारी सीजन्स हैं, बहुत सारे काम ऐसा है। तो हमारे एक्टर में इतनी जान ही नहीं है, उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं है, उसका क्राफ्ट ही ऐसा नहीं है कि वो आपको हुक कर ले। सही। वो पकड़ नहीं सकता, आपको मुंह खोल के बोलना पड़ता है कि मैं क्या एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, यू नो। वो कम्युनिकेशन साइलेंस में करने की अहल नहीं है हमारे एक्टर्स। ठीक है, ये देख लें, ये आपके डायरेक्टर का एक्टर के बारे में ये नज़रिया है। जैन, फिर भी तुम कह रहे हो कि मैंने एक्टर बनना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सही है, करना क्यों है ये काम? देखिए, इंडिया में नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, उसके बाद काफ़ी बड़े एक्टर्स हैं, वो नेटफ्लिक्स पे जाते हैं, उनका काम हम पाकिस्तान में बैठ के देखते हैं। हाँ, वो इसलिए देखते हैं, वो नेटफ्लिक्स पे जाते हैं। हाँ, जाते हैं, उन्होंने फिल्म्स की हुई हैं नेटफ्लिक्स पे, लेकिन हमारे हमारे यहाँ डायरेक्टर वैसे हैं इस काबिल के वो नेट उस लेवल का काम दे दें। इक्का दुक्का है, और जो वो है इक्का दुक्का वहाँ पे क्यों नहीं नजर आते फिर? अच्छा, चलो इक्का दुक्का भी नहीं, मैं है वही तो। कह रहा हूँ, इक्का दुक्का जो थे ना उनको पीस दिया है प्रोडक्शंस ने, अब तो उनको एम्प्लॉय कर दिया है, वो बेचारे अपनी मर्जी का काम ही नहीं कर पाते, पीछे से कॉल आ जाती है। तो फिर जो आंखें आप एक्टर की देखते हो, आंखें डायरेक्टर की नहीं देखते हैं? नहीं तो डायरेक्टर के साथ मैंने आपको बताऊँ कि मजे वो की बात, कितनी, हाँ, इतने अरसे में मैंने सिर्फ पिछले साल 4 प्रोजेक्ट किए हैं, वो भी दोस्तों के लिए किए हैं, जो मेरे दोस्त डायरेक्टर्स थे, जिसमें खैर अंजुम भाई का भी प्रोजेक्ट था, यासिर भाई का था, यासिर हुसैन का था, वो दोस्तों के लिए काम किया है। उनके साथ एक कंफर्ट होता है, वो खेलने देते हैं। नजफ बिलग्रामी, उनके साथ मैंने फना किया, तो वो बंदा था जिसने मुझे खुला मार्जिन दिया। मैंने कहा सर ये सीन नहीं अच्छा लिखा हुआ, उन्होंने कहा चेंज कर दो। मैं पेन पकड़ के लेके एक्टर को बिठा के रिहर्सल करके थिएटर वाली अप्रोच के साथ यूँ निकाले थे सारे सीन हमने। सब मेरे जितने भी सीन थे, बल्कि इनफैक्ट 5 प्रोजेक्ट में जितने भी सीन हुए सब 1 टेक हुए हैं। सही। तो वो एक जान लगाना जो होता है ना, जो कि पहले पीटीवी के टाइम पे हम सुना करते थे कि हुआ करता था, अब जब वो नहीं है, इतना सुपरफिशियल हो गया, सब आर्टिफिशियल हो गया है, तो फिर हमें वापस थिएटर जाना पड़ा।
सही। कि यार उस चीज़ को हम पोल्यूट नहीं कर सकते, डाइल्यूट ना हो जाए कहीं वो चीज़, मुझे एक प्योरिटी ऑफ दैट क्राफ्ट है। बिल्कुल सही। अच्छा तो फिर जैन कमिंग बैक टू यू, मतलब देखो ना, एक बंदा जिसने 7th क्लास में या एट द एज ऑफ 7 ये सोचा है कि मैंने एक्टर बनना है, और वो एक जगह से निकला है और वो एक नई जगह पे आया और उसने सीखा भी है और वो कर भी रहा है, तो वो देखे ना साथ क्या कह रहा है कि वो आंखें ही नहीं ठीक है हमारे यहाँ पे एक्टर्स की, तो वो तो होके नहीं कर सकते किसी को, तो फिर फ़ायदा है ऐसा काम करने का? नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं ना, कोशिश कर रहे हैं, वो हमें सिखा रहे हैं कि यार ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, तो इसी से मतलब हुक बनती है। एक्टिंग में भी इसी तरह आता है बंदा। मुझे Who is पैशन your है ना, मैं favorite बताता हूँ, 2019 से मैं एक्टिंग स्कूल चला रहा हूँ, एक्टर्स लेबॉर्ट्री। मुंबई में मैं वर्कशॉप करवाता हूँ, एक वर्कशॉप में 60, 65, 70 बच्चा आता है। मैं यहाँ वर्कशॉप अनाउंस करता हूँ, उल्टा मुझे मैसेज आते हैं हमें कितने पैसे मिलेंगे अटेंड करने के। अच्छा, तो अब ऐसे मुल्क में आप कहाँ आपको वो नाम चाहिए जो नेटफ्लिक्स तक पहुँचे, लेकिन हम लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे एक्टर बनने का मतलब है कि यू विल बी फाइनेंशियली टेकन केयर ऑफ। आपका एक एक प्रोजेक्ट जो है वो आपको रॉयल्टी दे रहा होता है, आपका सिर्फ एक प्रोजेक्ट अच्छा चलना जो है वो बहुत काफ़ी होता है आपके लिए। यहाँ पे तो एक्टर जलीलो ख्वार हो जाता है सारी ज़िंदगी दे के, आखिर में चंदा खैरात, डोनेशंस, ये किसकी कहानी हमने नहीं देखी ऐसी, सिवाय बहुत समझदार लोगों के जिन्होंने फाइनेंशियल बहुत अच्छा मैनेज किया। नहीं, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि तमाम सिस्टम समेत ये हमारा सिस्टम भी बहुत करप्ट है और इसको भी सीधा होना चाहिए, लेकिन अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हम रोते रहेंगे। ठीक है, सो शामिर इतना हौसला है, इतनी सारी सिस्टम बदलने का। हाँ, सिस्टम ऑफ कोर्स, सिस्टम बदलने either का you'll मेरे have to change yourself or you'll have to change the system। इस सारी डिस्कशन में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मुझे नहीं लगता कि सिर्फ एक डिपार्टमेंट की गलती है, मतलब सिर्फ एक जिस तरह आप सिर्फ एक्टर्स के ऊपर अगर आप डालें, तो मैं मतलब इनकी बात से डिसएग्री नहीं कर रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कर लो कोई बात नहीं, फिर भी चांस देंगे अगले नहीं, अभी और शोज करने हम लोग। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास जिस तरह जैन ने बात की, मनोज बाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उस लेवल के एक्टर्स की, अगर उस लेवल का एक्टर इधर कोई हो भी तो उसको कितना काम मिलेगा? उसमें उस एक्टर की गलती नहीं है अगर उसको काम नहीं मिल रहा। तो मनोज बाजपेयी जैसा एक्टर या नवाजुद्दीन सिद्दीकी, एग्जैक्टली, यहाँ पे हमारे यहाँ स्ट्रॉन्ग एक्टर तो डायरेक्टर ही सबसे है भी, पहले कुछ उससे काफी एक्टर इनसिक्योर बहुत होता है अच्छे कि भी यार है ये इसकी क्या औकात है कि ये वो मेरे फिर- सामने, वो मैं इसे कास्ट ही नहीं करूँगा। नहीं, मैं आपको बताऊं, ये अगर हम 20 साल पहले ये बात करते ना तो बात समझ आती। अब आप इतने अच्छे एक्टर हैं, आपको लगता है आप इतने अच्छे एक्टर हैं, आपसे ये कैमरा इतना ही दूर है, सामने रख के वीडियो बना के कहीं डाल दो, किसी को तो नजर आए। अब आप इसको में आपको कौन सा प्रोडक्शन चाहिए? या आप हमारे यहाँ मसला ये है कि एक्टर वेट करता रहता है कि जिस दिन काम मिलेगा ना उस दिन हम छक्का मारेंगे। मैं ये वही है कि क्रिकेटर सारा दिन घर बैठा हुआ है, वो अंदर ही अंदर सोच रहा है मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, जिस दिन स्टेडियम में चांस मिलेगा ना मैं छक्का मारूंगा। ऐसे तो नहीं होता, ये तो डेली का काम है। ये डेली का काम करने के लिए हिम्मत चाहिए, वो कोई करता नहीं है। अच्छा, जो लोग आपको देख रहे हैं और वो एकेडमीज तक नहीं आ सकते और सीखना चाहते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि अपने आप को फेस करना चाहिए। आप कोई किरदार तभी निभा सकते हैं जब तक आप खुद को आपने पहचाना ना हो। तो हाउ का मतलब ये है कि आप सामने शीशे के बैठे और खुद से बात करें और अपनी कमियों पे बात करें, उसको एड्रेस करें। बड़ा मुश्किल काम है, हर बंदा चाहता है उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें हों, लेकिन जब आप डार्क साइड ऑफ योर लाइफ में जाएंगे ना कि आप एक्चुअली में कौन है, तो ये चीज़ आपको एम्पावर करेगी कि यार ये काम है। फॉर एग्जांपल चोरी करना है, आपको अगर ये भी पता हो ना कि मैं चोरी कर सकता हूँ, करता नहीं हूँ, दैट एम्पावर्स यू। यस, ठीक है। मैं कुछ भी बड़ा काम कर सकता हूँ, अच्छा बुरा कुछ भी कर सकता हूँ, करता नहीं हूँ, मेरी अलग बात है। तो ये दूसरा, रीडिंग, किताबें, जो आजकल तो ये जब से ये चीज़ें आई हैं तब से तो ख़त्म ही हो गया है। किताब तो मैंने कभी नहीं देखी इतने अरसे में कि किसी ने ऐसी पकड़ के पढ़ा हो। किताब जब आप नहीं पढ़ेंगे आपके पास एक्सपीरियंसेस नहीं आएंगे, जब आप ट्रैवल नहीं करेंगे आपके पास एक्सपीरियंसेस नहीं आएंगे, जब तक आप ऑब्जर्वेशन में नहीं जाएंगे, ऑब्जर्व नहीं करेंगे सोसाइटी को, तो सोसाइटी को आप रिफ्लेक्ट कैसे करेंगे स्टेज पे या कैमरे के सामने, जिनके बारे में आप जानते ही कुछ नहीं है। बिल्कुल सही। आपको आइडिया ही नहीं है कि 25,000 में घर कैसे चलता है। आप क्या किसी गरीब का कैरेक्टर परफॉर्म करेंगे? क्या गंदे मैले कपड़े पहन के टैन करके अपना कलर आप बताएंगे कि मैं गरीब हूँ? जब तक वो इंटरनली नहीं आएगा, जो हुक की बात कर रहे थे ना, आंखों में वही चीज़ आती है। आपका बिलीफ सिस्टम जब तक नहीं बनेगा, जब तक आप, अच्छा फिर एक्टर के सब्जेक्ट्स हैं, फिलॉसफी है, लिटरेचर है, पॉलिटिक्स है, ये इन सब्जेक्ट्स में, और रिलीजन है, जब तक इन सब्जेक्ट्स को एक्टर नहीं पढ़ेगा उसके अंदर डेप्थ नहीं आ सकती, वो शैलो एक्टर होगा। बिल्कुल सही। अच्छा, अब ये बताइएगा कि कॉमेडी लिखना थिएटर के लिए उसमें क्या जुगत है, ये सारी चीज़ें, इनसे अपने आप को निकालना, ये कितना बड़ा चैलेंज है?
इनसे अपने आप को निकालना या उनको लिखना? नहीं, आप जुगत के साथ लिखते हो मज़ाक, या आपका नहीं। जो कॉमेडी है वो क्या है? नहीं, वो जुगत के साथ तो नहीं है, जुगत तो बिल्कुल भी नहीं होती, उसमें कोई जुगत नहीं है। ठीक 2 है। घंटे के प्ले में कोई जुगत नहीं है। इट इज सिचुएशनल कॉमेडी। सिचुएशनल कॉमेडी है, और मैं लिख के प्ले नहीं बनाता। अच्छा, मैं पहले एक्टर्स को बिठाता हूँ, उनकी पर्सनैलिटीज़ को रीड करता हूँ, उसके अकॉर्डिंगली लिखता हूँ। तो प्लॉट भी नहीं होता पहले कोई? प्लॉट क्या? होता है, लेकिन प्लॉट कल को क्या शक्ल पकड़ ले मुझे भी नहीं पता होता। अच्छा, ये मैं हर दफ़ा प्ले लिखने से पहले बैठ के ना रो रहा होता हूँ, बैठ के कि यार मुझसे नहीं लिखा जाएगा, मैं लिख ही नहीं सकता। तो लेकिन फिर इवेंचुअली मैंने इसको देखा, तो मैंने इसकी लिंगो सुनी, इसकी आदतें देखी कि ये, ताकि जब ये मेरी उस चीज़, अगर मैं इस पे लिख रहा हूँ और ये वही करेगा तो ये ज़्यादा बिलीवेबल लगेगा। मैं अगर इसके डायलॉग्स उसको दूंगा तो उस पर बुरे लगेंगे। तो मैं इस तरह से लिखता हूँ एक्टर्स को देख के। सही, ठीक है। सो बजाय इसके कि एक्टर को एक्टिंग करनी पड़े, आप उसको क्राफ्ट कर ऐसे मोल्ड कर देते हैं कि वो सारा कुछ उसके साथ जले ना उसी की ज़िंदगी में से चीज़ें उठा के उस कहानी का हिस्सा बना देता हूँ। ग्रेट। बल्कि इन्होंने प्ले का वन लाइनर सुनाया था हमें शुरू में, तो जो मेरा कैरेक्टर है उस घर के नौकर का है, वो आधे प्ले के बाद कहीं पे आता था। जरा वन लाइनर सुनाओ तो सही शामिर, पता तो चले ये है क्या चांदनी चौक। बताओ ये प्लीज। नहीं, आप सुनाओगे। बताओ। ये बेसिकली घर जो की इन्होंने कहानी, आपको सुनाया था। हाँ। जो इन्होंने उस टाइम पे सुनाया था, वो बेसिकली तब ये कहानी थी कि 2 लड़के होते हैं, एक एक्टर बनना चाहता है, एक लॉयर बनना चाहता है। लॉयर होता है बेसिकली, लेकिन इतना कोई कामयाब लॉयर नहीं होता। तो वो लोग एक घर में रहते होते हैं, तो वो एक घर का एक कमरा जो होता है वो पेइंग गेस्ट उनको चाहिए होता है, वो किराए पे चढ़ाते हैं। तो उसमें फिर वो बीच में एक उसका गांव से कोई दोस्त आता है जिसको वो घर में नौकर रख लेते हैं, और वो काफ़ी बाद में आता है प्ले में। और फिर उसमें 1-2 लड़कियां रहने आती हैं, तो वो उन लड़कों का जो है उन लड़कियों पे दिल आ जाता है, और लेकिन वो किसी और मकसद से आई होती हैं। तो अभी जो कहानी थी वो तो काफ़ी डिफरेंट थी इससे। तो अभी वाले सुनाते हैं ना, प्रमोशन हो जाती थोड़ी सी यार। अभी वाले पे, इसीलिए मैं उस वाले पे आ रहा हूँ। अभी वाली चलो एसोसिएट डायरेक्टर सुनाएगा वो। जी चले, हाँ ये बेहतर किया। हाँ जैन। हाँ, अभी वाली कहानी जो है वो चौधरी साहब और शकूर की एंट्री पहले होती है। पहले शकूर आता है एंट्री पे नहीं जाते। बेसिकली कहानी ये है, चौधरी साहब का घर है, उस घर में ये इनका मुलाजिम है, ये चौधरी साहब है, ये मुलाजिम है, और इन्होंने घर का एक कमरा दिया हुआ है एक लॉयर और एक एक्टर को। दोनों लड़कों को काम नहीं मिलता, किराया नहीं दे पाते। घर में एक और कमरा भी है। चौधरी साहब को हुआ कि मेरी शादी को 30 साल हो गए हैं, मेरी बेगम को मरे हुए, तो मेरी शादी करवा दो। ये उनके लिए अरेंज करता है रिश्ता। तो जो रिश्ते वाली आंटी आती हैं, चौधरी साहब को वही पसंद आ जाती हैं। ठीक है। वो आंटी कहती हैं कि मैं तो कराची से आई हूँ, मैंने वापस जाना है, तो मैं तो जब तक आपको जानूंगी नहीं तब तक मैं आपसे कैसे फैसला कर सकता हूँ शादी का। तो ये कहता है आप हमारे घर में शिफ्ट हो जाएं। तो वो कहती है मेरे साथ 1-2 भांजियाँ भी हैं मेरी, जिनको मैं नहीं पाला है, ले आऊँ? तो ले आओ। वो 2 लड़कियों को, जिनमें से एक ये हैं, वो घर में ले आती हैं। सामने वाले कमरे में वैसे ही 2 लड़के रह रहे हैं। तो बस फिर इन लड़कों को लड़कियां पसंद है, चौधरी साहब को खाला पसंद है, बीच में नौकर इज द सेंट्रल कैरेक्टर जो कि पूरे घर को चला रहा है। फिर बीच में पड़ोसियों के कैरेक्टर्स हैं जो घर में आना जाना, तो इट्स अ फार्सिकल कॉमेडी। एक दरवाज़ा बंद हो रहा है, दूसरा खुल रहा है, एक मचा हुआ अच्छा, है। कैसा रिस्पांस है इस्लामाबाद की ऑडियंस, और क्या ऑडियंस थी आपकी? वाज इट ऑन टिकट? इट वाज अ टिकटेड इवेंट, और मज़े की बात यह है कि हमारे जो सबसे महंगे वाला टिकट था वो ज़्यादा बिका है, वो हमारा 80-90% बिका है। अब वो सुन ना लें जिन्होंने हमसे पैसे लेने हैं। नहीं, लेकिन इट वाज अ टिकटेड इवेंट, और इसकी टिकट्स हमने कुछ इस्लामाबाद में स्पॉट्स पे रखवाई हुई थी। ऑडियंस का रिस्पांस बहुत अच्छा था, बहुत ज़बरदस्त था, बहुत मज़ा आया उनको, और स्टैंडिंग ओवेशन मिल गई। तो आप अंदाज़ा लगा किस कैरेक्टर को ज़्यादा आपके एप्रिसिएशन मिली है? वेल, जो घर के 2 कैरेक्टर्स हैं ना, आमने सामने जो बैठे हुए हैं, ये मतलब इनका घर है और ये पूरे घर को चला रहे हैं, नौकर हैं। तो इन 2 के कैरेक्टर्स को ना हमेशा बहुत अप्रिसिएशन मिली। अभी हमने 10 शोज़ और करने हैं इसके इस्लामाबाद में, और आपने भी लाजमी आना है। ज़रूर, मैं अगर इस्लामाबाद में हुई और टाइम हुआ तो आई विल डेफिनेटली। नहीं ज़रूर, आई विल इंशाल्लाह। डेफिनेटली। अच्छा, यूथ का क्या रिस्पांस है वैसे? ज़्यादा बच्चे, यंगस्टर्स, या किस तरह की ऑडियंस ज़्यादा थी? ऑडियंस में बच्चे भी थे जो 10 साल के भी थे, 12 के भी थे, 15 के भी थे, और उन्होंने भी बहुत एंजॉय किया, और यंग भी थे वो। और ये भी बताएं कि 10-12 साल के बच्चों को हमने बाहर भी निकाल दिया था, शोर शोर मचाने की के लिए। वजह से। मचाते हैं, हाँ। लोग जब इस तरह की एंटरटेनमेंट जगहों पे आते हैं तो ये नहीं अंदाज़ा होता है, बच्चे बहुत बिल्कुल ऐसे ही है। बल्कि प्ले से पहले तो अनाउंसमेंट होती थी कि अगर आपका बच्चा रो रहा है तो काइंडली उनकी जो मदर हैं या फादर है, जो भी हैं, वो उनको लेके बाहर निकल दें ताकि बाकी लोग डिस्टर्ब ना हो। तो ऐसा हुआ भी। कुछ बच्चे थे बीच में जो बिल्कुल छोटे थे, रोना स्टार्ट हुए तो बाहर।
और अच्छा, ऊपर कभी बैठ के ये गुस्से में ड्यूरिंग होते थे। परफॉर्मेंस किसी को फील हुआ कॉन्फिडेंस लूज होते या लाइंस भूलने वाला वो जो एक एक्सपीरियंस वहाँ होता तो है? बहुत से ऐसी सिनेरियोज हुए थे हुए थे? इस तरह का, लेकिन लाइन भूल गई हो? लाइन भूल गई कहीं पे। अब वहाँ पे जैसे मेरा सीन था एक्टर के साथ, तो उसमें उसका प्रॉप था फ़ोन, तो वो फ़ोन भूल गया था। और ये 2 शोज़ में ऐसा हुआ है, क्योंकि हम रिहर्सल कर रहे होते हैं ना, लेकिन उसने वहाँ पे ऐसे इम्प्रोवाइज़ किया कि ही वाज टेकिंग अ सेल्फी विद मी एंड ही जस्ट, उसने अपना हाथ उठाया बिकॉज हम रिहर्सल में प्रैक्टिस करते थे, और मैं भी उसके सामने ऐसी हुई। एंड देन वी रियलाइज कि नो, वी आर परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, इट्स नॉट रिहर्सल, हमारे पास फ़ोन होना चाहिए था। लेकिन उसने वहाँ पे उसको ऐसे इम्प्रोवाइज़ किया, ही जस्ट सेड कि आपकी तस्वीर तो मेरे दिल में है, मेरे दिल में है ना, फ़ोन की क्या ज़रूरत है। ये तो इसको इम्प्रोवाइज नहीं कहते, ब्लंडर था ये बहुत बड़ा। ब्लंडर था बहुत बड़ा, लेकिन उसने वहाँ पे उसको कवर कर लिया। तो मैं अच्छा, उससे भी हुआ, मुझसे भी वो ब्लंडर हुआ, क्योंकि मैं भी उसके हाथ को ही देख रही हूँ कि वो हाथ फ़ोन है, लेकिन वो फ़ोन तो नहीं है। तो ऑडियंस भी हमें देख रही है, बट ये था कि बहुत सारे वहाँ पे ब्लंडर्स हुए। ये तो चलो एक चीज़ है ना, लेकिन एक्टिंग में आपका क्यूज है, एक एक्टर ने एक चीज़ बोलनी है, आपने उसको वो नहीं बोल नहीं रहा, तो आप फिर किधर जाएं? ऐसा कुछ हुआ पिछले कभी? प्ले में एयरपोर्ट में ये हुआ था कि ये आपस में कोई सीन आगे पीछे हो गया, और हमारी कैरेक्टर ने स्टेज पे बैठे हुए फ़ोन निकाला, मैं सामने बैठा हूँ ऊपर, मुझे कॉल कर दी, सर लाइन भूल गए हैं। और अब उस ऑडियंस समझ रही है कि ये शायद प्ले का एक्ट का हिस्सा है। मैं उसको बता रहा हूँ फ़ोन में, अब ये करो, अब ये करो, अब जाके उससे बात करो। अब वो उठ के जा रही है, बड़े मज़े से उसके कान में बता रही है कि अब यूँ करो। ऑडियंस को लग रहा है कि वो ड्रामा देख रहे हैं, और वो भूल गए थे, पूरा सीक्वेंस इधर उधर हो गया था। अच्छा, लेकिन वो संभला भी ऐसा है कि वो किसी को पता ही नहीं चला कि कॉल पे किससे बात हो रही थी, क्या बात हुई है। उसमें एट अ टाइम 10-12 एक्टर्स थे स्टेज पे। उसमें 10-12 एक्टर स्टेज पे ही मौजूद थे। इसमें तो आना जाना है ना, उसमें तो स्टेज पे ही थे। तो ये जो एक पैनिक ना होना है, ये कितना बड़ा मतलब एक लेसन है कि जो कुछ भी सिचुएशन चल रही है थिएटर से ही सीखा है, लेकिन पैनिक नहीं हो रहे आप लोग। आम जिंदगी में अप्लाई करते हो शामिर ये? आम जिंदगी में भी करना पड़ता है। पैनिक में आप मेरे ख्याल से तो डिसीजन आम रियल लाइफ में भी आप खराब ही लेते हो, तो स्टेज पे भी आपका डिसीजन जो है खराब, वो उस टाइम 400-500 लोग देख रहे हैं रियल लाइफ अच्छा, में तो। मुझे अब वाइंड अप करना है इस सेशन को, सो क्या कहेंगे साथ टू द ऑडियंस जो देख रहे हैं आपको और अदरवाइज? ऑडियंस से मैं ये कहूँगा कि अभी हमारा चांदनी चौक ख़त्म नहीं हुआ, अभी हमारे इस्लामाबाद में 10 शोज़ हैं, ज़रूर आएँ, फैमिलीज़ के साथ आएँ। स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास स्पेशल डिस्काउंट है। वैसे हमारा टिकट 2500 का है, स्टूडेंट के लिए 1000 रुपये का है। लाहौर में हम करेंगे, लाहौर में आएँ, कराची में करेंगे, कराची में आएँ, जहाँ जहाँ पे आपकी जो लोग ऑडियंस एक्टिंग बैठी हुई सीखना है। चाहते हैं वो भी आ जाएं। जो एक्टिंग सीखना चाहते हैं वो एक्टर्स लेबॉर्ट्री में आएँ। वो एक्टर्स लेबॉर्ट्री एक्टिंग स्कूल है, ये एक्टर्स लेबॉर्ट्री एंटरटेनमेंट है, एक ही कंपनी है, लेकिन ये हमारा अभी तो फ़िलहाल ये है कि अब ये आपको एक्टिंग सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सब ग्रेट एक्टर्स हैं। जब तक हमारा प्ले ख़त्म नहीं होता, आप वो देखें, टिकट लगाएं, पैसे दें हमें, उसके बाद आप आएँ ठीक है, देखने के लिए। बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच चांदनी चौक की टीम, थैंक यू वेरी मच फॉर you. कमिंग Thank you हियर, for ज्वाइनिंग मी। और इजाज़त लेने का वक्त हो गया है, आपसे भी बहुत ख्याल रखिएगा अपना। कल तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।